हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुर्वेदिक क्लासरूम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिसर्च इन मेथोडोलॉजी। तो ज़्यादा लेक्चर हम इसके नहीं लेंगे, थोड़े ही जितना ये पीजीटी के लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही लेक्चर्स में हम इनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से ही हमें पता चलता है कि साइंटिफिक है। ठीक है, कोई भी साइंटिफिक चीज़ जिसको हम क्या सिस्टमैटिक वे से सर्च करेंगे और उससे फिर हम नॉलेज को गेन करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर इशू। जैसे आप आगे जाके जब एमडी करते हो तो उसमें आप जो भी सब्जेक्ट को चूज़ करते हो उसके ऊपर ही रिसर्च करते हो। ठीक है, तो आपको सिंपली याद रखना है कि रिसर्च क्या होती है, एक साइंटिफिक। सिंपली आपको दिमाग में रखना है कि हम किसी चीज़ पे रिसर्च करें, कोई भी चीज़ की रिसर्च, तो वो अगर हम इसमें मेडिकल इसमें कर रहे हैं तो वो साइंटिफिक होगी और सिस्टमैटिक वे से होगी। ठीक है, जिससे हमें कोई न्यू नॉलेज मिलेगी और किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे हो सकती है। ठीक है, तो डेफिनेशन तो आपको नहीं आती, आपको क्वेश्चन आएंगे, पर इसकी जो डेफिनेशन है उसको समझना ज़रूरी है, इसलिए हमने डेफिनेशन को पढ़ा। सबसे पहले हमें फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च देखना है यहाँ पे। ठीक है, तो हमको क्या है ना, इसको थोड़ा ट्रिक से याद करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ सबसे पहले ट्रिक दी है इसमें, ट्रिप को। ठीक है, तो हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि एक गुड रिसर्च करने के लिए आप किसी ट्रिप पे गए, ट्रिप गुड। ठीक है, ऐसे याद करना है। तो उस ट्रिप पे जाने से पहले, उस गुड रिसर्च को करने से पहले आपका यहाँ पे क्या था, एक टेस्ट था, ऐसे आपको याद रखना है। ठीक है, तो टेस्ट था, तो सबसे पहले टेस्टेबिलिटी याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने उस टेस्ट को दोबारा से रिपीट किया। ठीक है, क्यों रिपीट किया, ताकि आप में कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है, तो दूसरा क्या है, रिपीटेबिलिटी। ठीक है, तो रिपीटेबिलिटी याद हो जाएगा। फिर आता है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस लेवल 95%। ठीक है, इसको याद करना है। तो फिर आपको जब बार बार आप कोई चीज़ का टेस्ट देते हो तो आपको उसके लिए कॉन्फिडेंस आ जाता है। प्रिसीशन, प्रिसीशन का मतलब है नॉट 100% रियल बट क्लोज टू एक्यूरेसी, मतलब उसके नज़दीक। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जब आपको कॉन्फिडेंस 95% आ गया तो आप क्या है, अपने रिजल्ट के क्लोज टू एक्यूरेसी चले जाते हो, मतलब आप अपने रिजल्ट के थोड़े पास चले जाते हो। ठीक है, और दो चीज़ को आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, जनरलाइजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिविटी को आप एक चीज़ से याद कर सकते हैं, जो कि टेस्ट था। जैसे दो टाइप के टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, तो हमारा जो AIEPGT का एग्जाम होता है वो तो कैसे होता है, ऑब्जेक्टिव वाला टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसको याद करना है ये क्या है और ये कैसे आएगा एग्जाम में। इसको एग्जाम में आने का यही आ सकता है कि फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च दिए होंगे, और फिर उसके बाद आपको दिया होगा कि T4 क्या हो सकता है, तो उसमें अलग अलग चीज़ें दी होगी। तो आपको याद रहेगा कि ट्रिपको में टी से आता है, कार से आता है, पर टी से क्या आता है, तो उसको याद करने के लिए आपको इसे ट्रिक से याद करना पड़ेगा कि आपका एक टेस्ट था गुड रिसर्च पे जाने के लिए। ठीक है, अब आपको इसको एक आगे जाके गुड रिसर्च क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो उसके साथ मिक्स नहीं करना है। ये क्या है, फीचर ऑफ गुड रिसर्च, एक अच्छी रिसर्च के क्या फीचर होते हैं, ये उसका मतलब वो है। ठीक है, तो उसको लर्न करते हैं हम कैसे, टेस्टेबिलिटी से। ठीक है, कि आपने क्या किया, टेस्ट किया, बार बार उस चीज़ को टेस्ट दिया, रिपीट मतलब बार बार दिया, तो रिपीटेबिलिटी आ गया, टेस्टेबिलिटी आ गया। जब आपने बार बार उस चीज़ को रिपीट किया तो आप पे बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आ गया, तो कॉन्फिडेंस कितना आ गया, 95%। ठीक है, प्रिसीशन, कि आप उसके थोड़े से और क्लोज चले गए, उस चीज़ को जानने के और क्लोज चले गए। ठीक है, और दो चीज़ आपको याद करनी पड़ेगी, जनरलाइजेबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी। ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी को आप कैसे याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये फीचर किसके आ गया आपके पास, गुड रिसर्च क्वेश्चन के। ठीक है, उसके बाद हमने क्या है, स्टेप इन द रिसर्च। स्टेप्स क्या होंगे अच्छी रिसर्च करने के लिए, या फिर कोई भी रिसर्च करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास ना 3 चीज़ें आती हैं जब भी कोई अच्छी रिसर्च होती है। ठीक है, आप सबसे पहली रिसर्च को, जैसे जो ग्रेविटेशनल फोर्स की रिसर्च हुई थी, ठीक है, तो उसकी कैसे उन्होंने रिसर्च की थी कि एक सेब गिरता है तो उनको ऐसे लगता है कि ये सेब नीचे क्यों गिरा। ठीक है, तो उनके दिमाग में क्या एक आइडिया आया, तो स्पार्क इन द माइंड, क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन, जब आप कोई पेशेंट देख रहे हो क्लिनिक पे तो आपको कोई चीज़ लगी कि आपने ऑब्जर्व की तो आपको लगी, तो वो एक आप फिर उसके बाद रिसर्च कर सकोगे कि हाँ मुझे इस चीज़ पे रिसर्च करनी है, मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की तो मुझे लगता है कि ऐसा भी हो सकता है। तो वो एक आइडिया है, दिमाग में एक आइडिया आना क्या होता है, एक फर्स्ट स्टेप होता है रिसर्च के रिगार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आता है रिसर्च प्रॉब्लम, कि रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक है, तो जो आइडिया है उसको हम प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं और उसी प्रॉब्लम का हम बाद में सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, ये जो रिसर्च है ना, ये आपको जो आप इसको प्रॉपरली समझोगे एमडी में। ठीक है, तो अभी जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो यही है कि क्या स्टेप्स आते हैं। तो आपको याद रखने 3 स्टेप्स आते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में एक आइडिया आता है, उस आइडिया का आप क्या बनाते हो, एक प्रॉब्लम बनाते हो। ठीक है, प्रॉब्लम ही हो जाती है वो जब आपको लगता है कि यार ये ऐसे हुआ होगा या वैसे हुआ होगा, तो वो एक रिसर्च प्रॉब्लम होती है। जो आइडिया है वही कन्वर्ट हो जाता है प्रॉब्लम में। ठीक है, दूसरा हमारे पास में आता है रिसर्च क्वेश्चन, फिर उसका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, कि कैसे इस चीज़ को आप कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। ठीक है,
ये तीन चीज़ें क्या आती हैं स्टेप्स इन रिसर्च प्रॉब्लम। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास में ऊपर वाला था जो फीचर ऑफ गुड रिसर्च थे, ठीक है, उसको हमको ध्यान से याद रखना है। फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च, ठीक है, तो हमने फीचर्स ऑफ गुड रिसर्च को याद किया था, टेस्टेबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कॉन्फिडेंस, प्रिसीजन और जनरलाइजेबिलिटी। इसको आपको याद रखना है ध्यान से, ठीक है। उसके बाद स्टेप्स पढ़े हमने। अब हमारे पास में आता है, देखो सबसे पहले हमने एक गुड रिसर्च का देख लिया। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो एक गुड रिसर्च क्वेश्चन तो हमने यहाँ पे पढ़ा ना ऊपर कि हमने पहले आइडिया आएगा, फिर प्रॉब्लम आएगी, उसके बाद एक रिसर्च क्वेश्चन बनेगा। तो जो वो क्वेश्चन है ना वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो उस एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके लिए कंपोनेंट ऑफ गुड रिसर्च क्वेश्चन होता है मेजरेबल, वेरिएबल। सबसे पहले आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे एक आपको ट्रिक दिया है वीपी सिंह पीकॉट, ठीक है। पीकॉट एक क्राइटेरिया होता है, पीकॉट ना ऐसे ही आ जाता है, मतलब वहाँ पे पीकॉट दिया होगा और आपको उसके जो है उसको मैच करना है कि पी से क्या है, आई से क्या है, सी से क्या है, ओ से क्या है। तो सबसे पहले हमको याद रखना है वीपी सिंह क्या चीज़ है, वीपी सिंह एंड पीकॉट क्या है। एक गुड रिसर्च जो क्वेश्चन है उसका एक फीचर है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। तो सबसे पहले वी से क्या होगा, वी से होता है मेजरेबल वेरिएबल, ठीक है, मेजरेबल वेरिएबल। पी से क्या होता है पॉपुलेशन और एस से क्या होता है स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। तीन चीज़ आपको याद रखनी है, मेजरेबल वेरिएबल, पॉपुलेशन और स्टडी डिज़ाइन, ठीक है। इसको वेरिएबल्स होने चाहिए, ठीक है, पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है, और स्टडी डिज़ाइन होना चाहिए। देखो स्टडी डिज़ाइन को हम आगे पढ़ेंगे कि स्टडी डिज़ाइन किस टाइप से की जाती है, ठीक है, उसका हम एक लेक्चर करेंगे। पॉपुलेशन जिसके ऊपर आपको रिसर्च करनी है, ठीक है। वेरिएबल्स जो आपके पास बाद में वेरिएबल्स आएंगे कि हाँ इस पे आपने ये मेडिसिन दी या नहीं दी, या जिस चीज़ पे आप रिसर्च करें उसके रिलेटेड जो वेरिएबल्स आते हैं उसको याद रखना है, ठीक है। तो अभी आपको इतना ज़्यादा अगर ये समझ नहीं आ रहा तो आपको बस इसको लर्न करना है कि वी से वेरिएबल है, पी से पॉपुलेशन है और एस फॉर स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास पीकॉट जो आता है कि पी कॉट क्या होता है। तो पी से हमारे पास फिर से पॉपुलेशन ही आती है, ठीक है। उस पॉपुलेशन में क्या हो सकता है, अगर आप किसी मेडिसिन पे रिसर्च कर रहे हो तो पेशेंट आ जाएंगे, ठीक है। और किसी मतलब किसी और चीज़ पे कर रहे हो कि हमें इस एरिया में करना है, इस एरिया में मुझे ये वाली रिसर्च करनी, तो वहाँ पॉपुलेशन आ जाएगी। और अगर उससे उस वो भी अगर नहीं लिखा है एग्जाम में, ये दो ऑप्शन नहीं है, तो प्रॉब्लम भी आ सकता है पी से, ठीक है। अब यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिया है और उसका नीचे वो बता रखा है कि ये रिप्लेसमेंट, इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम सीधा पी से याद रखेंगे कि पी से क्या क्या आ सकता है, हमारे पास पॉपुलेशन भी आ सकती है, पेशेंट भी आ सकता है और प्रॉब्लम भी आ सकता है, ठीक है। उसके बाद हमें याद रखना है आई से क्या होगा, ठीक है। ये जो स्क्रीन है थोड़ी सी लेट चल रही है, ठीक है। आई से होगा इंटरवेंशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि उसको जो जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं, जैसे हम ये वाली मेडिसिन देना चाह रहे हैं पर उससे पहले जो मेडिसिन दी जा चुकी है, जैसे हम बिल्कुल सिंपल याद रखेंगे, आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे याद रखेंगे कि हेडेक के लिए हम डिस्प्रिन देते हैं हमेशा से लेकर, ठीक है। पर मैं चाहती हूँ कि मैं हेडेक के लिए कोई और दवाई दूँ, ठीक है। तो वो मेरी रिसर्च है, पर उससे पहले हम क्या दे रहे थे, तो उससे पहले हम क्या दे रहे थे, हम डिस्प्रिन दे रहे थे, तो इंटरवेंशन, ठीक है। उसको जो उसके सिवा हम करें वो इंटरवेंशन आ गया, ठीक है। और सी से क्या आ गया कंपैरिजन, ठीक है। फिर उसके बाद हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, ऐसे हमको याद रखना है। उसके बाद क्या है, उन दोनों को कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या आउटकम आती है, ठीक है, वो ओस आउटकम होगी। और टाइम, फिर हमारे पास उसमें कितना टाइम लगता है, जैसे डिस्प्रिन में इतना टाइम लगता है कि वो 10-15 मिनट में आपका सर का हेडेक जो है 10-15 मिनट में हेडेक को ख़त्म कर देती है, ठीक है। तो इतना ही टाइम लग रहा है 10-15 मिनट, पर जो मैंने मेडिसिन थी उससे उससे कितना बेनिफिट हो रहा है या उसमें कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। ये मैंने आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से समझाया, पूरी डिटेल में नहीं समझाया, ठीक है। तो पी से पॉपुलेशन हो गया, पेशेंट हो गया, तो हम पेशेंट से याद रख सकते हैं, ठीक है। पी कॉट को हमको याद रखना पड़ेगा, पी कॉट कभी भी आ सकता है, पी कॉट की फुल फॉर्म आ सकती है कि कौन कौन से इसमें पी से क्या है, आई से क्या है, सी से क्या है, तो कोई इसको प्रॉपरली याद करना है तो पेशेंट से याद रखेंगे हम, ठीक है। फिर इंटरवेंशन जो आपने उसमें अलग से दिया है वो इंटरवेंशन होता है। सी से फिर जो आपने दिया और जो पहले दिया जाता है तो उन दोनों का कंपैरिजन होता है। ओ से आउटकम होता है कि फिर आपके पास उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आपके पास क्या आउटकम आती है, वो आउटकम होता है। और टी से टाइम होता है, ठीक है, कि हाँ इतने इसको काम करने के लिए इतना टाइम
लगता है, और उससे पहले जो चल रहा था वो इतना टाइम होता है। और जो इसने एग्जाम्पल दिया वो सर्जरी कर दिया है, तो थोड़ा सा टफ है, इसलिए मैंने इग्नोर कर दिया इसको, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ गुड क्वेश्चन आ गया इसमें, ठीक है। तो हमको एग्जाम्पल नहीं पढ़ना है, हमें फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? हमने इससे पहले गुड क्वेश्चन पढ़ा था कि गुड क्वेश्चन में क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो उससे पहले हमने रिसर्च पढ़ी कि रिसर्च क्या होता है। अब आपको सारी चीज़ों को अलग अलग एक जगह लिख लेना और तब समझना है, ठीक है। और अब हम ये पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन, कि रिसर्च क्वेश्चन जो है, जो हमने बताया कि हाँ, एक जो यहाँ पे हम साइड में यहाँ देख लो, यहाँ पे लिखा है रिसर्च क्वेश्चन, ठीक है। तो जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कैसे कितने कितने टाइप का हो सकता है? क्या वो एक ही टाइप का हो सकता है? क्या जो रिसर्च क्वेश्चन है वो कितने टाइप का हो सकता है? तो वो रिसर्च क्वेश्चन 3 टाइप के हो सकता है, ठीक है। DAC आप कैसे याद रखना है? DAC या D&C ऐसे कुछ भी, आपको C&D ऐसे कुछ भी याद रख सकते हो। तो आपको D, C और A 3 चीज़ें याद रखनी है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो सकता है, कंपैरेटिव टाइप का हो सकता है, और एसोसिएटिव टाइप का हो सकता है। डिस्क्रिप्टिव टाइप का कैसे क्वेश्चन हो सकता है? जिसके नाम से पता चल रहा है, डिस्क्रिप्शन, फुल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, जिसके बारे में सब कुछ पूछा गया हो, ठीक है। ये रिसर्च क्वेश्चन जो रिसर्च करता है वो बनाएगा, ठीक है। तो उसने कैसे, जब वो सब चीज़ स्टार्टिंग से कर रहा है, जैसे हम वही ले लेते हैं कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जब उसकी रिसर्च हुई होगी तो उसने सब कुछ रिसर्च किया होगा। स्टार्ट विद हाउ, कैसे हुआ, कब हुआ, हाउ, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, जिसमें ऐसे जिस रिसर्च में हमें ये सब चीज़ें दिखती हैं कि कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, किसने किया था, वो डिस्क्रिप्टिव है। वो कैसा क्वेश्चन है? डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन है। तो आपके पास में ना एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन डालना होगा तो वो पूरा लिख के दे देंगे कि ऐसे ऐसे एक रिसर्च है, ऐसे ऐसे करके एक रिसर्च हुई है, तो बताइए किस टाइप का क्वेश्चन है, डिस्क्रिप्टिव है, कंपैरेटिव है, एसोसिएशन टाइप का है, किस टाइप का है। तो जहाँ पे सब कुछ उन्होंने दिया होगा कि ऐसे शुरू हुआ था, फिर ऐसे हुआ, उसके बाद ये हुआ, ठीक है, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, इसने इसको इसके साथ में ऐसे किया था, ठीक है। तो वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है, जिसमें हमें लगेगा कि पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहा है चीज़ की, तो वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का हो गया। कंपैरेटिव टाइप का ऐसा होगा, जैसे मैंने आपको ऊपर डिस्प्रिन का एग्जांपल दिया कि मैं एक न्यू मेडिसिन निकाल रही हूँ और एक जो मेरे पास में डिस्प्रिन का एग्जांपल मैंने दिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, स्टार्ट विद, ये क्या लिखता है कि स्टार्ट विद द व्हाट इज़ द डिफरेंस, ठीक है। तो मैंने दो चीज़ों को जब लिया, तो जो चीज़ आपको लग रहा है कि आपस में कंपेयर की जा रही है, न्यू मेडिसिन आ रही है जहाँ पे आपको लग रहा है, या न्यू चीज़ आ रही है, या किसी चीज़ को किसी भी चीज़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं, या इस टाइप का पेशेंट था और दूसरे टाइप का पेशेंट था, दो पेशेंट को कंपेयर किया जा रहा है, तो भी आप देख सकते हो, तो वो कंपैरेटिव टाइप की रिसर्च हो गई, ठीक है। एसोसिएटिव टाइप की रिसर्च कैसे होती है, जिसमें क्या है, स्टार्ट विद एसोसिएशन, इंटरेक्शन, रिलेशन बिटवीन टू और मोर, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि दो चीज़, दो ग्रुप्स को, दो पेशेंट्स को, या फिर आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ दो चीज़ों का कंपैरिजन किया गया, दो मेडिसिन का किया गया, या फिर दो चीज़ों का किया, सिर्फ दो चीज़ें दिख रही हैं, जहाँ पे आपको दिख रही है कि वहाँ पे दो मेडिसिन है और दो बड़े बड़े ग्रुप्स पे काम किया गया है, या दो बड़े बड़े एरिया भी ले लिए, ठीक है, या 3 एरिया ले लिए, 4-5 टाइप के पेशेंट ले लिए, जैसे डायबिटीज़ के ले लिए, और फिर ब्लड प्रेशर के भी ले लिए, और हमने किसी एक स्टेट के ले लिए, दूसरी स्टेट के भी ले लिए, और फिर तीसरी स्टेट के लिए भी ले लिए, जिसमें हमें दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो एसोसिएटेड टाइप का क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमने क्या लिखा है, हाउ, व्हाट, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। कंपैरेटिव, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है, कंपैरिजन दो के साथ में हो सकता है। और थर्ड जो हमारे पास आता है, स्टार्ट विद द एसोसिएशन, इंटरेक्शन, रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, ठीक है, जिसमें हमारे पे दो से ज़्यादा वेरिएबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एग्जाम्पल्स। इस एग्जाम्पल्स को हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, तो हमको सिर्फ सीधा ही याद कर लेना है इसको। नेक्स्ट हम यहाँ पे हाइपोथेसिस पढ़ेंगे, तो दो चीज़ें हम आज पढ़ेंगे, एक रिसर्च पढ़ेंगे, एक हाइपोथेसिस पढ़ेंगे। तो रिसर्च हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल सुपोजिशन,
ठीक है। सिंपली अभी हाइपोथेसिस में से भी आता है और बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को कि नल हाइपोथेसिस क्या होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है। ठीक है, पहले तो आप समझ लो कि दो टाइप की हाइपोथेसिस होती है। ठीक है, नल हाइपोथेसिस होती है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है। और उसके सबसे पहले आपको समझना है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ होती है जिसे हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि मैंने ये देखा नहीं है या फिर मैंने ये हाइपोथेटिकली सोचा। ठीक है, जो चीज़ है नहीं बट मुझे लग रही है कि ऐसा हो सकता है, तो वो क्या होता है, हाइपोथेटिकली किसी चीज़ को सोचना। और हाइपोथेसिस भी ऐसे ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल सुपोजिशन, अ रीजनेबल गेस। और क्या है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने लॉजिकली कोई चीज़ को सपोज किया, हमने उस चीज़ को सोचा कि ये ऐसे भी हो सकती है, ये चीज़ हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, वो हाइपोथेसिस होती है। बट उसके बीच में ना कुछ भी ऐसा ही ना होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं हो। ठीक है, तो जो हमको यहाँ पे रिसर्च करनी है वो ऐसी ही रिसर्च होनी चाहिए, वो होगी हाइपोथेसिस पहले बट वो लॉजिकल होगी। ठीक है, जिस चीज़ के पीछे कोई लॉजिक हो। तो हाइपोथेसिस इज अ लॉजिकल सपोजिशन, जिसको हमने सपोज किया। ठीक है, रीजनेबल गेस, ऐसा गेस जो रीजनेबल है, जिसके पीछे हम रीज़न भी दे सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें उस रिसर्च को प्रूव करना है, इसलिए वो मन गढ़ंत नहीं होना चाहिए। वो एक मतलब कि एक लॉजिकल विचार होना चाहिए। ठीक है, और लिखा है कि अनप्रूवन आइडिया, जिसको अभी तक किसी ने प्रूव नहीं किया बट हाँ वो प्रूव हो सकता है साइंटिफिकली, बट इट इज़ अ थॉट इज़ टू बी ट्रू, जिसको हम बाद में प्रूव कर सकते हैं। बट उसके लिए हमें एविडेंस चीज़ें करनी पड़ेगी, उसके लिए ही हमें रिसर्च करनी पड़ेगी ताकि हम वो चीज़ को प्रूव कर सकें। ठीक है, हाइपोथेसिस इज ऑल्सो अ स्पेसिफिक टेस्टेबल प्रेडिक्शन। ठीक है, ये एक प्रेडिक्शन ही होती है जिसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट एंड द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये भी इसकी एक डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन को पढ़ने का सिर्फ इतना ही मतलब है ताकि आपको समझ आ जा सके। ठीक है, तो इसका सीधा ही मतलब है कि लॉजिकली हम जब किसी को सपोज करते हैं, जब हम सोचते हैं ऐसी किसी चीज़ को, ऐसे अनप्रूवन आइडिया को जब हम सोचते हैं कि वो ट्रू हो सकता है बट वो लॉजिकल होना चाहिए, ये रिसर्च हाइपोथेसिस है। अब जो इंपॉर्टेंट है ना वो इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, और इसमें जो टाइप्स दिए ना ये आपको पहले समझने वाले टाइप्स हैं। ठीक है, जो सिंपल भी होता है हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स भी होता है। ठीक है, डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शन भी होता है। तो आपको सिंपली इसको समझना है, इसमें से नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये सिंपल का मतलब है जो सीधा ही वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट है। जैसे एक चीज़ है और उसमें दूसरी चीज़ के बारे में सोचना। ठीक है, जिसमें बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, दो ही चीज़ें हैं। ठीक है, सिंपल है, इसमें वन वन है, ऐसे याद रखना है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक से ज़्यादा है, समझ में आया। ठीक है, दूसरा क्या है, देयर इज पर्टिकुलर डायरेक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे इसको कि हाँ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, या तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है। नॉन डायरेक्शनल का जिसमें कोई हमें डायरेक्शन कुछ पता ही नहीं चल रही है। ठीक है, ये आता नहीं है एग्जाम्पल में हमारे पास ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आता है और इसमें से भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, हम आगे जाके पढ़ेंगे कहाँ से क्वेश्चन आता है। बट अभी आप उसको समझ लो कि इसका क्या मतलब है कि हाइपोथेसिस आपने पहले दिमाग में ये चीज़ सोची। जैसे मैंने आपको एक डिस्प्रिन का एग्जांपल दिया कि डिस्प्रिन के सिवाय मैं एक कोई मेडिसिन के ऊपर काम करूँगी और मुझे लगता है उससे सर दर्द दूर होती है, ये मेरा एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, ये मैंने क्या सोचा है, लॉजिकली सपोज किया है, क्योंकि वो एक मेडिसिन है और मुझे पता है कि उसका ये इफेक्ट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको प्रूव कर सकती हूँ कि हाँ वो सर दर्द पे काम कर सकती है। ठीक है, ये मैंने सोचा है। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का मतलब है कि हाँ सही हो गया, जो मैंने सोचा था वो सही हो गया। ठीक है, और नल हाइपोथेसिस का मतलब होता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, जो मैंने सोचा था वो ऐसा हुआ ही नहीं। ठीक है, तो जिसमें हमें कोई रिजल्ट नहीं मिले, जो हमने सोचा था वो झूठ हो जाए कि नहीं जो मैंने मेडिसिन सोची थी कि ये डिस्प्रिन की जगह काम करेगी पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो वो नल हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको ऐसे सिंपली तरीके से नहीं पूछता है, वो क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके, वो आगे जाके जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे पूछते हैं। अभी आपको सिर्फ इसको समझना है, क्योंकि रिसर्च ऐसा है ना कि आपको समझ ही नहीं आता है कि इसको कैसे पढ़ें, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे टाइप ऑफ रिसर्च और भी देख लिए, जैसे हमने हाइपोथेसिस देखी है, अभी पहले भी हमने देखी कि यहाँ पे हमने रिसर्च के टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, जो हमने डीएससी से याद किया था, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, ठीक है, और एसोसिएटिव। ये क्वेश्चन था। ठीक है, पहले तो आप समझ लो कि दो चीज़ें, रिसर्च अलग है और रिसर्च क्वेश्चन अलग है। रिसर्च तो पूरी ही होगी, जो आप सब करोगे वो पूरी ही रिसर्च है। ठीक है, रिसर्च क्वेश्चन का मतलब है आप जैसे सर दर्द पे काम कर रहे हो, उस सर दर्द की मेडिसिन पे काम कर रहे हो, तो उसको लेके एक क्वेश्चन बनेगा पर्टिकुलर, एक क्वेश्चन। बट जो पूरा एंड में तब करोगे उसको पूरे को आप रिसर्च बोलोगे। तो यहाँ रिसर्च क्वेश्चन कैसा है, ठीक है, टाइप ऑफ रिसर्च कितनी है, टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन कितने। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको उसको धीरे धीरे समझना है। ठीक है, तो हमने हाइपोथेसिस पढ़ लिया, अब रिसर्च कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो पहले इसमें लिखा है कि जो हमारे पास में ना
अलग अलग टाइप से हम रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइमरी रिसर्च, ठीक है, पब्लिश्ड बाय हु एक्चुअली डज इट्स सर्वे, थीसिस, ऑब्जर्वेशनल स्टडी, केस कंट्रोल, क्लिनिकल ट्रायल। अब आपके लिए सब चीज़ें नहीं होगी, ठीक है, कि क्या सर्वे, थीसिस क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडी क्या है, इस पर नहीं जाना है आपको, ठीक है। नॉर्मली आपको पहले समझना है कि रिसर्च में क्या प्राइमरी रिसर्च और क्या सेकेंडरी रिसर्च है। प्राइमरी रिसर्च होती है जिस पे आज दिन तक किसी ने कुछ भी नहीं सोचा, जिस पे आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि मैं डिस्प्रिन पे काम करूँगी, डिस्प्रिन से कुछ अलग मेडिसिन निकालूंगी और मैं चाहती हूँ कि वो हमारे हेडेक पे काम करे, ठीक है। तो बट ये क्या है, इस पर पहले स्टडी हो चुकी है या फिर इस पर अब किस टाइप की मैं स्टडी कर रही हूँ उस पर भी डिपेंड करता है, पर हाँ ऐसा कुछ पहले हो चुका है, ठीक है, और मैं उसको ही आगे रिसर्च कर रही हूँ, तो वो कभी भी प्राइमरी रिसर्च नहीं होगी। प्राइमरी रिसर्च होगी कि इस पर कभी कोई काम ही नहीं हुआ, इस पर आज दिन तक कोई काम नहीं हुआ, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है अभी तक, ठीक है। जब जैसे वो ग्रेविटेशनल फोर्स पे कभी किसी ने काम नहीं किया था, तो न्यूटन ने उस पर सबसे पहले काम किया, तो वो उसकी प्राइमरी रिसर्च है जिसमें उसने सर्वे भी किया होगा, सारी चीज़ें उसके आगे उसने की होगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर उसके बाद और भी चीज़ें हुई होगी, ठीक है, तो वो क्या है, जब उसके बाद नेक्स्ट उस पर कोई रिसर्च करता है तो वो क्या होती है, वो सेकेंडरी रिसर्च होती है। तो दो में यही फ़र्क होता है, ठीक है। जिसको हमने क्या किया, सबसे पहले जिसने किया वो प्राइमरी होती है, और उसके बाद नेक्स्ट जब हम उसको नेक्स्ट कोई और करता है तो वो सेकेंडरी रिसर्च होती है, ठीक है। इतना सा समझेंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च क्या होती है, नेक्स्ट हमारे पास बेसिक रिसर्च आता है। बेसिक रिसर्च होती है ड्राइवन बाय द प्योर क्वेस्ट ऑफ नॉलेज, डिस्कवरी ऑफ द बेसिक ट्रूथ इन द प्रिंसिपल नो बाउंड बाय टाइम नेवर प्राइमरी इशू, ठीक है। मतलब जिसकी ना हमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हमें एमरजेंसी में वो चीज़ चाहिए, ठीक है, पर हाँ अगर वो हमें मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको सिंपल याद कर सकते हो, जैसे संहिता हमारी है, ठीक है, उसमें बहुत सारे सिद्धांत है कि ये चीज़ ऐसे काम करती है। जैसे आप नॉर्मल एग्जाम्पल ले लो, जैसे वात पित्त कफ होता है, तो वात में जो चीज़ बोली गई है कि हाँ वात ऐसे करता है, ठीक है, वात की वजह से ये होता है, तो आप उसके ऊपर काम करने लग जाओ। कोई तब ऐसा भी नहीं है कि उसको अगर आपने रिसर्च नहीं किया तो कुछ होगा नहीं, बट अगर आप उसको करो तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि ऐसा संहिताओं में लिखा गया है, ठीक है। सबसे पहले जो आपकी बेसिक ट्रूथ प्रिंसिपल्स पे आधारित है, जिसका आपके पास ऑथेंटिकली बुक में आपको लिखा गया है कि हाँ इस चीज़ से ऐसे होता है, वो एक बेसिक रिसर्च होती है जो आप अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को लेके करते हो, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपके पास अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है कि जो आपको नीड है, जैसे आपको लगता है कि कोई चीज़ हमें चाहिए या अगर ऐसी चीज़ होती तो कितनी आसान ज़िंदगी होती। तो नीचे आपको एग्जांपल में दिया गया है मोबाइल, ठीक है, यहाँ लिखा गया मोबाइल, ये ठीक है। तो मोबाइल क्या है, एक अप्लाइड रिसर्च है। किसी ने सोचा होगा कि जब लोग दूर दूर रहते हैं तो फिर वो बात नहीं कर पाते, कम्युनिकेशन में कितना प्रॉब्लम आता है, कि अगर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो क्या है उनका कम्युनिकेशन को ईजी कर दे, ठीक है, और उसमें टाइम भी कम लगे, तो कितना अच्छा होगा। वो एक अप्लाइड रिसर्च है, वो क्या है, ह्यूमन नीड है, ठीक है। तो मोटिवेटेड बाय द नीड, जब हमें लगता है कि ऐसी चीज़ कोई होनी ही चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर ऐसा, तो अब हमारे पास मोबाइल्स आए तो हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट उससे हुआ है, ठीक है। उसके बाद डील्स विद द बेसिक प्रिंसिपल, इसके लिए डील्स विद द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, जो प्रैक्टिकली देखते हैं कि लोगों को मोबाइल जब नहीं होंगे तो कितनी प्रॉब्लम आती होगी। तो जिसने भी मोबाइल को इन्वेंट किया होगा, ठीक है, उसने सोचा होगा कि यार हाँ मतलब प्रैक्टिकली उसने देखा होगा कि कितना फ़ायदा हो सकता है अगर कोई चीज़ ऐसी बन जाए, मे बी बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द बेसिक रिसर्च, ठीक है, मे बी बेस्ड। तो किसी बेसिक प्रॉब्लम को देख के या फिर किसी बेसिक चीज़ को देख के या बेसिक रिसर्च को देख के उसने सोचा होगा। जैसे उससे पहले क्या होता था, लेटर्स होते थे, तो लेटर्स भी किसी ने रिसर्च किए होंगे पहले कि हाँ लेटर भेज सकते हैं इतनी दूर दूर तक, ठीक है। फिर उसके बाद उस चीज़ को देख के किसी ने मोबाइल की रिसर्च कर दी, ठीक है। टाइम बाउंड होता है इसमें, ठीक है, टाइम बाउंड होता है, फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम, ठीक है। तो आप इसको इजीली याद कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल के एग्जाम्पल से। तो अप्लाइड रिसर्च होती है, बेसिक रिसर्च हमने पढ़ ली, उससे पहले हमने प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च पढ़ी। फिर आता है हमारे पास क्वान्टिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च, ठीक है। तो क्वालिटेटिव क्वान्टिटेटिव ना इसमें भी आएगा और बायोस्टैट में भी आएगा। तो आपको ना याद रखना है कि क्या है, इसको सिंपली याद रखना है आपको। नॉर्मल चीज़ों से क्वांटिटी होती है इतना, जैसे हम नॉर्मली किसी चीज़ में बोलते हैं इतना केजी, इतना इसकी इतनी क्वांटिटी दे दो, ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, तो वही क्वांटिटी होती है जिसमें नंबर्स आते हैं। क्वांटिटी का मतलब जिसमें नंबर आएंगे, और क्वालिटी का मतलब जिसमें, जैसे हम बोलते हैं कि ये ज़्यादा अच्छा नहीं, जैसे हम क्लोथ ले लेते हैं कि हाँ ये फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं, इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं, ठीक है। तो आपको ना जब भी आप रिसर्च को पढ़ते हो तो इन दो चीज़ों को याद रखना कि जो क्वांटिटी है वो नंबर बेस्ड होगी, और क्वालिटी जो होगी ना वो ऐसे होगी जैसे आप किसी फैब्रिक को चूज़ करते हो, ठीक है। तो ऐसा इमेजिन करने के बाद आपको पढ़ना है, ठीक है। फाइंडिंग इज
फाइंडिंग इज बेस्ड ऑन द सम क्वांटिफाइड मेजर वेरिएबल एक्सप्लेन इन रिसर्च। जैसे आप नीचे देख सकते हो लिखा है एग्जांपल केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी और क्लिनिकल ट्रायल। ठीक है, अभी आपको नहीं पता होगा क्या केस कंट्रोल स्टडी, कोहॉर्ट स्टडी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल, पर आपको इतना पता चल रहा होगा कि ये रिलेटेड टू पेशेंट्स है। ठीक है, तो हम पेशेंट के ऊपर जब करते हैं तो पेशेंट को काउंट करेंगे। ठीक है, उनको देखेंगे या फिर उनके केस जो है कि हाँ इतने हमारे पे टीबी के केस आए, इतने हमारे पास इस चीज़ के केस आए और हम इस चीज़ पे काम करें, तो हम क्या उसकी क्वांटिटी देखेंगे। ठीक है, हम ऐसे नहीं देख सकते कि यार इस क्वालिटी का पेशेंट आया था हमारे पास, टीबी की उसकी ये क्वालिटी थी, नहीं, हम उसका देखेंगे कि इतने नंबर ऑफ केस। तो हम किसी भी ऐसी चीज़ की जिस चीज़ की हम जो है हम क्वालिटी नहीं देख सकते, क्वांटिटी में ही हम उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो वो क्वांटिटेटिव रिसर्च हो गई। ठीक है, और क्वालिटी जिस चीज़ की हम सिर्फ क्वालिटी देख सकते हैं। ठीक है, फाइंडिंग ऑन द बेस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन रीजन विद द ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, ऑप्शन, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो इसमें हमको याद रखना है कि जिसमें हम क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर की, हाँ जैसे हम ऑब्जर्वेशन, जैसे हम जो है हम प्रकृति को वो करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो हम उसमें क्या है बहुत सारी, हम क्या है उसमें बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि अगर इसमें ये क्वालिटी है, अगर अच्छा ये ऐसे बिहेव करता है तो अच्छा ये बहुत ज़्यादा सोता है तो कफ प्रकृति का हो सकता है, ऐसे हम उसकी क्वालिटीज़ देख। हम ये नहीं देखेंगे कि ये इतने नंबर में सो रहा है या फिर इसको हम सोने में इतने नंबर देंगे, नंबर पे हम उसको बेस नहीं कर सकते। कुछ चीज़ों को हम क्वालिटी बेस के ऊपर चीज़ें करते हैं और कुछ को क्वांटिटी बेस पे। तो जिनकी हम क्वांटिटी बेस पे कर रहे हैं, ठीक है, नंबर्स को देख के कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कि पेशेंट को आप नंबर वाइज काउंट कर सकते हो। ठीक है, तो आप उसको क्वालिटी वाइज पेशेंट वो नहीं कर सकते, और जो जिस चीज़ की हम क्वालिटी देख सकते हैं उसको हम क्वांटिटी में वो नहीं कर सकते। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी टाइप की रिसर्च होगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑब्जर्वेशनल स्टडी और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन डज नॉट डू एनी एक्टिव एफर्ट्स फॉर टू मॉडिफाई द वेरिएबल अंडर द स्टडी। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि डज नॉट डू एनी एक्टिव एफर्ट्स टू मॉडिफाई द वेरिएबल्स। ठीक है, तो मतलब ऑब्जर्वेशन जिसमें हमको सिर्फ ऑब्जर्व करना है, जिसमें हम क्या करना है, कोई भी काम नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। इसका कैसा एग्जाम्पल हम याद रखेंगे, जैसे हमने कोई मेडिसिन दी है पेशेंट को, ठीक है, और हम उस पर रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम डायरेक्टली पेशेंट पे अप्लाई नहीं करते, पर हम जहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं उस चीज़ को, तो हम उसको ऑब्जर्व करेंगे। उसमें हमें कुछ भी एक्टिव एफर्ट खुद डाल के कुछ काम नहीं करना, हम उसको सिर्फ देखना है कि हाँ ऐसा करने से ऐसे। जैसे आप सिंपली इसको याद कर सकते हो कि जैसे आप केमिस्ट्री लैब में 2 केमिकल्स को मिक्स करते थे। ठीक है, तो उसके बाद आप उसको ऑब्जर्व करते हो कि यार इसमें कोई रिएक्शन हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो वो क्या होती है, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च होती है, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है, इन्वेस्टिगेटर इन्वेस्ट टू मॉडिफाई वेरिएबल, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है कि हमने ये पेशेंट में ये दवाई दी। ठीक है, तो उसको हम ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते कि हाँ हम पेशेंट में लाके कोई भी दवाई दे दें और उसको हम ऑब्जर्व करें कि पेशेंट को क्या हुआ, पेशेंट जिंदा है या नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक जो वो ऑब्जर्वेशन होगी वो अलग टाइप की होगी, जिसमें हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे होंगे, और एक्सपेरिमेंटल वो होगी जिसमें हम क्लिनिकल ट्रायल करते हैं। ठीक है, तो वो उसको कौन सी स्टडी को किस में डालना है ये बहुत सोच समझ के किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही इसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद स्टडी डिज़ाइन आता है। ठीक है, तो इसको नहीं हम पढ़ेंगे अभी मैं आपको थोड़ा सा ये समझाती हूँ कि हमको जो रिसर्च है, सबसे पहले तो हमको रिसर्च को ऐसे नहीं समझना है कि रिसर्च बहुत टफ है और ऐसे। सबसे पहले तो रिसर्च हमें एमडी में काम आएगा। ठीक है, सबको AIAPGT इसीलिए देना ताकि वो एमडी करे, तो आपको पता होना चाहिए कि रिसर्च कैसे होती है, क्योंकि आगे आपको जाके यही आएगा काम। ठीक है, और इस पर ही आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए। पर अभी इस चीज़ का टाइप नहीं, अभी तो आपको बस इस चीज़ को थोड़ा थोड़ा समझना है, इसको आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। तो इसमें मेनली जो आपकी टर्म्स है, इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। ठीक है, ये बहुत छोटा सा दिया है पर इसमें टर्म्स बहुत सारी हैं, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है। पर रिसर्च पढ़ने का एक तरीका होता है, रिसर्च जब आपको पढ़ना है ना तो आपको इमेजिनेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि रिसर्च अपने आप में एक इमेजिनेशन होती है। तो अगर आप उसको इमेजिन करके नहीं चलोगे कि हाँ हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस एक इमेजिनेशन है, खुद की इमेजिनेशन। ठीक है, तो और क्वांटिटी अब आपको समझना पड़ेगा कि हाँ इसमें क्वांटिटी ली या क्वालिटी ली। ठीक है, ये प्राइमरी रिसर्च हो सकती है या ये सेकेंडरी रिसर्च हो सकती है। ये पॉपुलेशन, हमने इतनी पॉपुलेशन ली तो हम उसको किस में डालेंगे, अच्छा हमने यहाँ पे टाइम को देखा, तो सब कुछ क्या है थोड़ा इमेजिनेशन से चलता है। तो हम क्या है पीक लेवल पे एंड में ही जाके रिसर्च को पढ़ते हैं, क्योंकि पहले तो हम पढ़ते ही नहीं है, तो हम बाद में पढ़ते हैं। तो हम फिर इसमें थोड़ी टेंशन ले लेते हैं कि रिसर्च कंप्लीट होगा कि नहीं होगा, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि इतना वो नहीं लेना, इसका वर्कलोड नहीं लेना, थोड़े थोड़े जो मेन पॉइंट्स हैं उनको करना है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम मेन पॉइंट्स को कंप्लीट कर लें। ठीक है, आगे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे क्योंकि इतनी जल्दी समझ में नहीं आता है।
ठीक है। तो आपको बेसिकली रिसर्च को पढ़ने का यही तरीका है कि आपने क्या करना है, इसको थोड़ा थोड़ा इमेजिन करना है, ठीक है। और अगर आपको फिर भी लर्न नहीं होगा तो आप जितने आपको इसमें जैसे ट्रिप्को है, पिकॉट क्राइटेरिया है, और उसके आगे भी अभी आएंगे जैसे स्मार्ट क्राइटेरिया, धारा, ये सब चीज़ें आएगी, ठीक है, टीकेडीएल, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। पर आपको थोड़ा सा बेसिक आप समझ लोगे ना कि रिसर्च है क्या, तो आपको आगे का समझ आएगा, क्योंकि सब आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा वो चीज़ नहीं है कि हाँ बहुत बड़ा कोई खतरनाक सब्जेक्ट है, और बहुत ईजी सा है। बस एक ही चीज़ को समझना है। तो पहले आपको ये समझना है कि रिसर्च क्या होती है, ठीक है। अच्छी रिसर्च के लिए आपको क्या करना है, कुछ रिसर्च के लिए आपको ट्रिप को करना है, कितने स्टेप्स आते हैं ये समझना है, ठीक है। और रिसर्च कैसे होती है, क्या आइडिया आता है, ये समझना है, ठीक है। जैसे हमने पीकॉट क्राइटेरिया पढ़ा, इसको समझना है, ठीक है। रिसर्च क्वेश्चन 3 टाइप के पढ़े हमने, डिस्क्रिप्टिव, कंपैरेटिव, एसोसिएटेड, इसको पढ़ना है, ठीक है। तो वहाँ पे ऐसे आपसे कोई कहानी नहीं पूछेगा, आपसे ये पूछेंगे कौन से टाइप की रिसर्च है, और इतना टफ भी नहीं पूछेंगे, ठीक है। आगे आगे पर आप इसको यहाँ तक आज समझ लो, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या है, स्टडी डिज़ाइन भी पढ़ेंगे। स्टडी डिज़ाइन से पहले हम जो पढ़ेंगे ना, वो हम ये पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हम कि रिसर्च को कैसे करते हैं, ठीक है, ये पढ़ेंगे, रिसर्च प्रोसेस, ठीक है। रिसर्च प्रोसेस पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि रिसर्च कैसे की जाती है। उसके बाद हम स्टडी डिज़ाइन पढ़ेंगे, ठीक है। ये पूरा जो रिसर्च प्रोसेस है नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। आपको बताना है कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर, सही समझ में आया या नहीं समझ में आया। तो हम फिर आगे इसके पूरा बायोस टाइप पे इसमें कंप्लीट कर लेंगे। कुछ बहुत कम इसकी वीडियो बनेगी, 5-7 वीडियोस में इसको हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। और फिर हम लास्ट में इसको कंपाइल भी कर देंगे। पर पूरी कंपाइलेशन सुनने से बेटर है कि आप थोड़ा थोड़ा सुन लो। बहुत लॉन्ग टाइम का तो है नहीं, छोटा सा है, तो आप इसको थोड़ा सा जैसे 1.5x पे सुन लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपको इसको समझना है। क्योंकि टाइम एग्ज़ाम के लिए कम है, तो समझ सकती हूँ मैं कि इतनी जल्दी लॉन्ग लेक्चर तो नहीं कंप्लीट होता। तो हम नेक्स्ट में उसको थोड़ा सा फास्ट करेंगे। अभी ये फर्स्ट लेक्चर था ताकि आपको रिसर्च थोड़ा समझ में आए कि कैसे करना है, ठीक है। तो थैंक यू।